Hello student, myself Rita Jain, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। एमकॉम 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, जिसके अंतर्गत आज अपन देखेंगे आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसको बोलते हैं विक्रय पश्चात सेवा। आज जो है पार्ट 2 है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को विक्रय पश्चात सेवा जो है क्या होती है इसका अर्थ बताया था और विक्रय पश्चात सेवा के लाभ बताए थे, महत्व बताया था कि क्या इम्पोर्टेंस जो है प्रोवाइड करते हैं। इससे जो है निर्माताओं को लाभ होता है और उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, और साथ ही विक्रय पश्चात सेवा जो प्रदान करने वाले निर्माताएं हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है, क्योंकि विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसके अंतर्गत विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करना और भी मुश्किल है। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को आज विक्रय पश्चात सेवा के आवश्यक गुण बताऊंगी। उसके पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो सबसे पहले जो है आप इसका पार्ट 1 देख लेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को जो है इसके मीनिंग बताया है, इसका अर्थ बताया है। तो इसका गुण जानने से पहले आज मैं फिर से आप लोगों को जो है विक्रय पश्चात सेवा का अर्थ बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, अधिक मूल्य वाली वस्तु खरीदता है या कोई लंबे समय के लिए वस्तु खरीदता है, तो ग्राहक के मन में ये शंका रहती है कि ये जो वस्तु है वो ठीक तरीके से कार्य करेगी कि नहीं करेगी, या उनका पैसा कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो ग्राहकों का जो विश्वास है उसको जीतने के लिए जो निर्माता है वो ये आश्वासन देता है कि यदि जो वस्तु है वो 1 साल या 2 साल में क्या हो गई, खराब हो गई, तो जो निर्माता है वो उस वस्तु को क्या करके बदल के देगा, या फिर अगर उसमें ज़्यादा खराबी नहीं हुई है तो उसको जो है वो मुफ्त में उसकी मरम्मत करके देगा। तो प्रायः जो ये वस्तु होती है वो विक्रय पश्चात सेवा जो है मुफ्त में प्रदान करती है, और इसमें जो वस्तुएं होती है वो जो है लंबी अवधि के चलने वाली होती है, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, गाड़ियां हैं, ट्रक है, कार है, जिसमें जो है निर्माता आप लोगों को जो है, जिसे आप गाड़ी भी खरीदते हैं तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आपको 3 सर्विसिंग क्या देता है, वो मुफ्त में देता है, जिसमें माल की आप क्या कर सकते हैं, साफ सफाई धुलाई भी करवाने का कार्य जो है कर सकते हैं। यही नहीं स्टूडेंट, इसके अलावा जो है विक्रय पश्चात सेवा के अंतर्गत मरम्मत के जो सामान है या उसके जो पुर्जे हैं उसकी भी सुविधा जो है प्रदान की जाती है ग्राहकों को, ताकि ग्राहकों का जो विश्वास है वो क्या किया जा सके, जीता जा सके। कहने का मतलब विक्रय पश्चात सेवा वह है जो कि गारंटी अवधि पर क्या करता है, निर्माताओं के द्वारा देश के विभिन्न शहरों में जो है मरम्मत की सुविधा जो है प्रदान करता है, जिसमें गारंटी और वारंटी शर्तें एवं जो है आश्वासन इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कि जो विक्रय पश्चात सेवाएं जो प्रदान की जाती है उसमें कौन से गुण जो है होने चाहिए, या एक आदर्श और एक अच्छा श्रेष्ठ विक्रय पश्चात सेवा क्या होता है। देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख के रखा है कुशल व अविलंब, मतलब प्रमोक्त एंड इफिशिएंट, कुशल और अविलंब। जो विक्रय पश्चात सेवा है वो कुशल होनी चाहिए और साथ ही क्या होनी चाहिए, अविलंब होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्राहकों के द्वारा जो शिकायत की जा रही है
उसका निपटारा तुरंत किया जाना चाहिए, जिससे कि ग्राहक क्या हो सके, संतुष्ट हो सके निर्माताओं की सेवाओं को लेकर के, और साथ ही उनको जो है शंकाएं हैं, उनकी जो विश्वास है उसको क्या कर सके, जीता जा सके। तो ग्राहकों की जो संतुष्टि उसी में होगी जब जो निर्माता है उनको विक्रय पश्चात सेवा जो है अविलंब प्रदान करेंगे और तुरंत उनके शिकायतों का निपटारा करेंगे, जिससे कि ग्राहक क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा और उस निर्माता का जो प्रोडक्ट है उसको जो है बार बार खरीदने के लिए क्या होगा, उसको प्रेरणा मिलेगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट है निःशुल्क, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्राहक ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं अपने निर्माताओं से कि कुछ समय के लिए जो विक्रय पश्चात सेवा वो क्या हो, निःशुल्क हो, जैसे कि 1 साल 2 साल। क्योंकि देखिए ग्राहक जो है अपनी बहुत बड़ी मात्रा जो है इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, तो वो ये सोचेगा कि उन्होंने जो पैसा खर्च किया है वो कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीजों पर विश्वास जीतने के लिए जो है निःशुल्क सेवा दी जानी चाहिए। तो ये जो सेवा है उसके लिए अलग से वसूलने के स्थान पर जो है प्रोडक्ट की जो लागत है उसी में ही क्या कर ले, उसको शामिल कर ले, जिससे कि ग्राहकों को यह नहीं खलता है कि उन्होंने जो है विक्रय पश्चात सेवा की फीस जो है अलग से वसूल की है। तो जो निर्माता है उसको क्या करना चाहिए, निःशुल्क सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और ये निःशुल्क सेवा प्रदान करने की जो लागत है उसको प्रोडक्ट के मूल्य में क्या कर ले, जोड़ ले, जिससे ग्राहक क्या हो जाएंगे, आश्वस्त हो जाएंगे कि उनको जो है निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई है, उनको जो है निःशुल्क सेवाएं जो है मिली है और सेवा की फीस जो है उनसे अलग से वसूल नहीं की गई है और ये जो है उचित होनी चाहिए। सेवा की जो फीस है उसकी लागत में मूल्य को जोड़ करके वस्तु का जो है मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है न्याय संगत, फेयर। जो विक्रय पश्चात सेवा है वो क्या होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। उसमें कुछ भी चीज जो है छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ भी जो लागत है वो छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ निर्माता को तो जो है मुफ्त में सेवा जो है प्रदान करते हैं, लेकिन जो अतिरिक्त पुर्जे की लागत है उसको ग्राहकों से जो है वसूल कर लेते हैं, उनसे जो है अधिक मूल्य क्या कर लेते हैं, वसूल कर लेते हैं। तो दीर्घ काल में ये जो नीति है वो क्या होती है, हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बतला देना चाहिए कि कौन सी चीजें जो है गारंटी में आती है और कौन सी चीजें गारंटी में शामिल नहीं है, जिससे कि उनके साथ किसी प्रकार का जो है अनफेयर ना हो, अनुचित ना हो, न्याय संगत हो। चौथा पॉइंट आता है लागत के विषय में स्पष्टता, क्लियरिटी अबाउट कॉस्ट। यदि जो है विक्रय पश्चात सेवा प्रदान की जा रही है तो उसके लिए जो अलग से शुल्क लिया जाता है तो ग्राहकों को इसके बारे में क्या करना चाहिए, स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि इस सेवा का जो मूल्य है वो सभी ग्राहकों से बिना किसी भेदभाव के क्या किया जाएगा, समान रूप से वसूल किया जाएगा। क्योंकि इससे जो है ग्राहकों के मन में लागत के विषय में क्या रहेगी, क्लियरिटी रहेगी। उनको ये तो नहीं लगेगा कि हमसे जो है ज्यादा मूल्य लिया जा रहा है या सामने वाले से कम मूल्य लिया गया। तो उनको ये भी चीज क्लियर कर देना चाहिए कि सभी से जो है लागत का बिना भेदभाव के एक समान मूल्य क्या किया जाएगा, वसूल किया जाएगा। तो ऐसा गुण जो है विक्रय पश्चात सेवा में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियमों की स्थिरता। विक्रय पश्चात सेवा के संबंध में जो शर्तें बनाई जाएगी, जो नियम बनाया जाएगा और जो नीतियां बनाई जाएगी उसमें उसको भी जो है बार बार नहीं बदलना चाहिए।
इसमें कोई भी परिवर्तन अगर आवश्यक हो तो बहुत ही सोच विचार करके इसके बाद ही क्या करना चाहिए, किया जाना चाहिए। अगर नियमों में जो स्थिरता होगी तो ग्राहक क्या रहेंगे, उनके समझ में आएगा, वो संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर नियमों में बार बार बदलाव होगा तो जो ग्राहक है उनमें जो है अस्पष्टता नहीं रहेगी, क्लियरिफिकेशन जो है उनका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो नियम है उनको क्या किया जा रहा है, बार बार बदला जा रहा है। तो विक्रय पश्चात सेवा का जो एक आदर्श गुण है उसके अंतर्गत नियमों में स्थिरता। तो ये 5 गुण मैंने आप लोगों को बताया है। कुशल एवं अविलंब, निःशुल्क होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, लागत के विषय में स्पष्टता होनी चाहिए और नियमों में जो है स्थिरता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि जो विक्रय पश्चात सेवा जो प्रदान की जा रही है उनको अपनाते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि विक्रय पश्चात सेवा या नीति जो बनाया जा रहा है उसके अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर करना चाहिए इसको एडॉप्ट करते समय। जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट मैंने लिखा है, सबसे पहला है सेवा की फीस। तो जो फीस है सर्विसिंग की, तो सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि क्या ग्राहकों से विक्रय पश्चात सेवा की फीस जो है अलग से वसूल किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जहां तक संभव हो विक्रय पश्चात सेवा जो है निःशुल्क में प्रदान करनी चाहिए और इसकी लागत जो है प्रोडक्ट के मूल्य में क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, जिससे निर्माताओं को भी किसी प्रकार का जो है अनियमितता ना हो, उनकी भी जो है मेहनत जो है उनकी भी जो लागत क्या हो जाए, वसूल कर ली जाए। तो इसके लिए जो है अलग से फीस वसूल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ये कोशिश करना चाहिए निर्माताओं को कि जो विक्रय पश्चात सेवा है वो क्या किया जाए, निःशुल्क में प्रदान किया जाए। भले प्रोडक्ट की वैल्यू में आप उसको ऐड कर ले उसकी कॉस्ट को स्टार्टिंग में ही, बट जो सेवा दी जाएगी उस टाइम पे जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। दूसरा चीज है सेवा की लागत। विक्रय पश्चात जो सेवा प्रदान की जा रही है उसकी लागत जो है ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का जो प्राइस है, मूल्य है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा का सामना करने में क्या होगा, उस प्रोडक्ट को लेकर के दिक्कत होगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि जो सेवा की लागत है वो न तो क्या हो एकदम ज्यादा हो और न ही क्या है कम होनी चाहिए, क्योंकि कम भी होगा तो इससे जो है निर्माताओं का नुकसान होगा। तो इसलिए जो लागत निर्धारित की जाएगी वो क्या होनी चाहिए, रिजनेबल होनी चाहिए, सभी के लिए एक समान होनी चाहिए और उस प्रोडक्ट के वैल्यू में उसको क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोडक्ट का जो है कॉस्टिंग बढ़ेगा और प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाएगी प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट आता है नई टेक्नोलॉजी की वस्तु। जैसे कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई है जिसके कारण जो बाजार में उसकी मरम्मत है उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करने की जो व्यवस्था है उसको जो है निर्माता को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि माल के जो ग्राहक है उसको ढूंढने में क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा कि उस वस्तु को कैसे ढूंढे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की जो वस्तु आ रही है उसका जो उसके जो पुर्जे हैं या जो मरम्मत करने में जो भी उसमें लगना है उसका जो है ग्राहकों को ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता न पड़े, आसानी से जो है बाजार में उसकी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे आप लोगों को अभी जो पुरानी वस्तुएं हैं उसकी जो मरम्मत के संबंध में जो पार्ट्स है वो मिलने में, जो पुर्जे हैं वो मिलने में क्या हो रहा है, अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है नई वस्तु की जो टेक्नोलॉजी है कि वस्तुएं हैं उसकी मरम्मत की सुविधा जो है बाजार में उपलब्ध होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है सेवा का विस्तार। विक्रय पश्चात जो सेवा है उसका
उसका पीरियड अगर समाप्त हो गया है, उसकी अवधि समाप्त हो गई है, तो उसके बाद ग्राहकों की इच्छा पर उनसे जो है एक्स्ट्रा शुल्क वसूल करके इस सेवा की अवधि को बढ़ाने का भी क्या होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, जिसको जो है वार्षिक देखभाल अनुबंध कहते हैं। मतलब एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब चाहे तो उनकी सेवा को जो है और भी क्या कर सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए अलग से क्या किया जा सके, वसूल अलग से भले शुल्क क्या कर ले, उनसे वसूल कर ले। तो इससे जो है ग्राहकों की सेवाएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन सारी चीजों को जो है ध्यान में रखना चाहिए जब विक्रय पश्चात सुविधाएं जो है प्रदान की जाए। अब एक मैं आप लोगों को नमूना बताती हूँ कि जो विक्रय पश्चात सेवा है, वारंटी है, उसका नमूना कैसे होता है, उसमें नियम और शर्तें क्या क्या चीजें लिखी होती है, ताकि वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रहे कि किस प्रकार से जो है सेवाएं जो है प्रदान की जाती है निर्माताओं के द्वारा। तो उसका आइए एक नमूना भी अपन देख लेते हैं, जिससे कि आपको जो है इजी हो समझने में चीजों को। सबसे पहले जो है उसमें नियम एवं शर्तें होती है। उसमें नियम कौन सा होता है, मैं एक आपको बैटरी को लेकर के जो है आपको एक नमूना बता रही हूँ। जैसे इसमें जो है लिखा रहता है कि ये जो वारंटी है वो केवल निजी वस्तुओं के लिए है, निजी वाहनों के लिए ही क्या की जानी चाहिए, प्रयोग में की जानी चाहिए, और ये हाई लाइफ बैटरी के विषय में लागू होगी, ये नियम दिया रहता है। और वारंटी की अवधि जो कब स्टार्ट होगी, बैटरी की बिक्री की तिथि से क्या होगी, स्टार्ट होगी, और कितने दिनों तक चलेगी, जैसे कि 18 महीना, 12 महीना या फिर 24 महीना मुफ्त में क्या की जाएगी, बैटरी बदली जाएगी। साथ ही उसके बाद के महीनों में हर्जाना जो है उनसे लिया जाएगा। इसके अलावा वारंटी का जो निर्माण है उसमें त्रुटिपूर्ण सामग्री के लिए या घटिया कारीगरी से जो खराबी उत्पन्न होगी वो भी सीमित होगी, और उसका उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा। और शिकायत की दशा में बैटरी जो है पास के सेवा केंद्र पर क्या करनी पड़ेगी, उसको ले जानी होगी, और मरम्मत की हुई बैटरी वहां से क्या होगा, स्वयं ले जाना होगा। मतलब आपको जो वस्तु है उसको स्वयं छोड़ना है और लाने भी जो है स्वयं जाना है। आपके घर तक जो है वो वस्तु को नहीं ला करके दिया जाएगा, और आपके घर से वस्तु को लेने नहीं आएंगे। तो आपको जो है सेवा केंद्र में स्वयं जाकर के वस्तु देना है और स्वयं जाकर के उस वस्तु को लाना है। इसके अलावा जो है मरम्मत की आवश्यकता है तो मुफ्त में बदले जाने की जो हर्जाना है उसके विषय में भी जो है कंपनी का जो निर्णय है उसको अधिकार होगा निर्णय लेने का। और बदलने की दशा में उसके निपटान करने की दशा में जो पुरानी कोई वस्तु है वो जो है वो कंपनी की संपत्ति होगी, और रद्दी बचे माल की जो कोई छूट है वो उनको नहीं दी जाएगी। यानी कि आपका जो मान लो वस्तु उसके अंदर का कोई मशीन है, उसके अंदर का वस्तु खराब हो गया तो उस वस्तु को आपको घर ले जाने नहीं दिया जाएगा, उसको जो है कंपनी स्वयं रखेगी, और उसको बेचने पर जो लागत आएगा उसमें आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब जब एक्सचेंज हो रहा है तो एक वस्तु आप दोगे तो दूसरी वस्तु आपको मिलेगी, दोनों वस्तुएं आपकी नहीं होगी। और मुफ्त में कोई चीज अगर बदली जा रही है तो बिक्री की तिथि जो है उसमें वारंटी कार्ड में जो दर्ज की जाएगी वहीं से आरंभ होगा, ना कि बदले जाने की तिथि से। तो उसके आधार पर जो खरीदी गई वस्तु है उसमें जो है नई वारंटी जो है आरंभ हो जाएगी। साथ ही वारंटी के अंतर्गत जो उत्तरदायित्व है वो कब समाप्त होंगी, जैसे उस वस्तु को आप क्या करते हैं दूसरे को हस्तांतरित कर देते हैं तो यहाँ पर जो है वारंटी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और कंपनी का जो प्रयोग है उसके अतिरिक्त किसी और जो है उपयोग में लाई जाती है, और वाहन के अलावा जो है किसी और चीज में प्रयोग किया जाता है, या फिटमेंट लगाने के कारण जो है क्षति हो जाती है। इसके अलावा जो है वारंटी की अन्य शर्तें होती है
कि रिचार्ज का खर्चा जो है अलग से लिया जाएगा। चोरी होने या रिचार्ज के कारण कोई क्षति होगी तो उसमें जो है वारंटी में उसको शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि कोई गलती से बिजली सिस्टम है या उसका रखरखाव सही तरीके से आपने नहीं किया है, या व्यापारी या मैकेनिक के द्वारा जो है जानबूझकर सर्विसिंग का दुरुपयोग किया जा रहा है, या आग लग गई, या किसी से टक्कर हो गई गाड़ी, या फिर चोरी हो गई, या रिचार्ज का जो खर्चा है उसको स्वयं को वहन करना पड़ेगा। ये वारंटी के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। और रिचार्ज का खर्चा भी अलग से लिया जाएगा। साथ ही उसमें जो है कोड भी दिया रहता है। वारंटी अवधि के दौरान जो है सभी दावों के लिए वारंटी पुस्तक होता है जिस पर कोड लिखा होता है, और ये भी समझा जाएगा कि जो उपभोक्ता है उसने खरीदते समय सारी शर्तों को पढ़ लिया है और उसने अपनी सहमति दी है। कहने का मतलब ये है, यदि उपभोक्ता ने उस वस्तु को खरीदा है इसका मतलब उसने सारे नियमों को पढ़ लिया है, तभी उस वस्तु को खरीदा है और उसने अपनी जो है सहमति को जाहिर किया है। क्योंकि आप देखेंगे जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं या आप ऑनलाइन भी कोई चीजें खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जिसको बारीक बारीक अक्षरों में नीचे में स्टार करके दिया हुआ होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इसका मतलब है कि नियम एवं शर्तें लागू होगा। और अगर आपको वो नियम एवं शर्तें पहले क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ताकि बाद में जब आप क्लेम करें तो जो है आपका जो है पक्ष वो क्या हो, सही हो, आपके क्लेम करने का तरीका क्या हो, सही हो, गलत ना हो। तो उपभोक्ताओं को जो है ये ध्यान में रखना चाहिए कि नियम एवं शर्तों को क्या कर ले, अच्छी तरीके से पढ़ ले, उसके बाद ही उसके संबंध में क्या करे, क्लेम करे, ताकि जो भी केस होगा वो उसके फेवर में होगा। तो नियम एवं शर्तों को बिना पढ़े जो है वस्तु के संबंध में उसको क्लेम नहीं करना चाहिए। और निर्माता को भी जो है सारे नियम और शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, स्पष्ट रूप से जो है ग्राहकों को बताना चाहिए। ये जो है क्रेता सावधानी के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसमें सारे नियम और शर्तों को जो है क्रेताओं को बता दिया गया था जो उन पर लागू होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को विक्रय पश्चात सेवा के गुण बताए और एक निर्माताओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो अगर विक्रय पश्चात सेवा के संबंध में अपना नीति बना रहा है, नियम बना रहा है। साथ ही मैंने आप लोगों को एक नमूना भी बताया जो कि विक्रय पश्चात सेवा में वारंटी का नमूना होता है कि किस प्रकार से वारंटी के संबंध में उनको जो है नियम दिया जाता है, किस प्रकार से नियम और शर्तें जो है लिखी होती है, जिससे कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का शंका न हो और विश्वास हो जाए। तो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है अपन यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें आज पार्ट 2 था विक्रय पश्चात सेवाओं को लेकर के। इसके दो पार्ट में मैंने आप लोगों को जो है विक्रय पश्चात सेवाओं को समझाया है, जिसमें महत्व है, समस्याएं हैं, गुण हैं, ध्यान में रखे जाने वाली बातें हैं। इसके साथ मैंने आप लोगों को आश्वासन क्या होता है, गारंटी क्या होती है, विक्रय पश्चात सेवा क्या होती है, उसका नमूना, ये सारी चीजों को क्लियर किया है। ये जो है शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। क्वालिटी इशू और आफ्टर सेल सर्विसेज, ये दोनों टॉपिक जो है आपको शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है। ये आप लोगों का यूनिट 3 का टॉपिक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो इसकी भी तैयारी जो है आप अच्छे से कर लेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और लेक्चर को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे, जिससे मैं आप लोगों की समस्या का समाधान जो है अपने तरीके से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी समस्या जो भी आ रही है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। एंड जो है घर पर रहते हुए अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यूटी में रखिए, घर पर रहते हुए ही अपनी जो है पढ़ाई निरंतर जारी करिए। और जो मैंने आप लोगों को लेक्चर बताया है वो सारे लेक्चर को ध्यान से सुनिए। आप एक बार नहीं उसको 2 बार सुनिए, ताकि जो है वो चीजें आप लोगों को याद भी हो जाए और वो चीजें जो है समझ भी आ जाए। तो इस प्रकार से घर पर रह करके
पढ़िए और अपना जो है पढ़ाई जो है निरंतर जारी रखिए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है अपन यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को विक्रय पश्चात सेवाओं के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है और निरंतर जो है घर पर रहते हुए ही अपनी जो है पढ़ाई जारी रखिए। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग लेक्चर। आगे से आगे सभी को शेयर करते रहिए ताकि सभी जो है इसका लाभ ले सके।